तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखा था। आज भी बहुत सारा पार्ट जो है वो इंट्रोडक्टरी ही होगा या बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको पता चलेगी। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है दोस्तों। एक बात, दूसरी बात कि जो बोर्ड का जो नया टेक्स्ट बुक आया है उसमें बहुत ही अजीबोगरीब लैंग्वेज यूज़ करी गई है, बहुत ही डिफ़िकल्ट बनाया गया है चीज़ों को। आई वुड रिकमेंड कि ये आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। मैं आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो टेक्स्ट बुक में लिए हैं वो बहुत शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। अगर आपको इजी लैंग्वेज में ही आपको नोट्स चाहिए तो वो मुझे थोड़ा सा बनाने के लिए टाइम लगेगा, बट वो मैं बना के आपको पक्का दे दूंगा। बिल्कुल आसान भाषा में वो नोट्स आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और वो थी आपकी इंटरनल एनर्जी। देखो कल हम क्या क्या देख रहे थे, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क। तो थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी को हल्के से रिवाइज में अगर हम लेके जाएंगे तो यू वॉज मेड अप ऑफ यू के, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बट फॉर आइडियल गैस, आपको याद होगा फॉर आइडियल गैस यूपी जो है वो जीरो होती है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। क्योंकि बच्चों आइडियल गैस में एक बात है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो नहीं होता। क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई दोस्तों, जीरो हो गई। और काइनेटिक एनर्जी सिर्फ बची। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ट्रांसलेशनल या वाइब्रेशनल किसी भी मोशन की वजह से हो सकती है, तीनों के वजह से हो सकती है, या ब्ला ब्ला ब्ला। यार ये 100 बार रिपीट हो चुका है, मैं उसके ऊपर अब नहीं जाता। अब हम देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या स्टेट वेरिएबल है। तो हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ स्टेट वेरिएबल जो है ना कौन कौन है। एक बात बता देता हूँ, स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल मतलब कल हमने इसको पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम की जो स्टेट है वो कौन से पोजीशन में है, कैसे लोकेशन में है, वो कैसे आप बैठा हुआ है वहाँ पे, वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो कल हमने देखा था प्रेशर के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, टेम्परेचर, देन मास, देन कॉन्फ़िगरेशन। अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर आएगा। और यहाँ पर अब इंटरनल एनर्जी, ये भी एक फैक्टर रहेगा जो कि स्टेट वेरिएबल में है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में कुछ सेकंड्स में समझाने जा रहा हूँ कि हीट एंड वर्क दोनों ही स्टेट वेरिएबल नहीं है। जबकि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क। उसमें से सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी आपका स्टेट वेरिएबल है, बट हीट और वर्क जो है वो स्टेट वेरिएबल नहीं है। तो ये वर्क वाला फंडा क्या है, ये थोड़ा सा हम इसके ऊपर दोबारा आते हैं फ्रेंड्स। चलो एक बात समझिए कि हम हर बार ना कुछ भी स्टडी करने जाएंगे तो एक ऐसी सिस्टम होगी कि कंटेनर होगा। इस कंटेनर के अंदर जो है हम गैस फिल करेंगे और इसके ऊपर एक पिस्टन लगाएंगे दोस्तों। ये फ्रीली मूविंग पिस्टन है, दिस इज अ पिस्टन। यहाँ पे आराम से ऊपर नीचे हो सकता है और इसमें हमने जो है गैस फिलअप कर दी। ये हम हर बार अब समझेंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको हीटअप करता हूँ, इस गैस को, या फिर दूसरे भाषा में कहा जाए तो मैं इस सिस्टम को किसी हायर टेम्परेचर वाले सिस्टम के कांटेक्ट में लाता हूँ। समथिंग लाइक मैंने एक बहुत गर्म चाय की प्याली रखी है और उसके कांटेक्ट में अपनी उंगली ला दी है ना, अपना फिंगर, तो क्या होगा, वो चाय के पहली हाई टेम्परेचर पे तो हीट किधर से किधर फ्लो होगी, चाय से मेरे फिंगर की तरफ, तो मेरा फिंगर जो है वो जल जाएगा या उसका टेम्परेचर रेज होगा आसान भाषा में। सिमिलरली मैंने यहाँ पे बर्नर रखा और अब क्या होगा, यहाँ से हीट, बात समझिए, हीट मैंने इनपुट करी है। मैं यहाँ पे एक एरो दिखा रहा हूँ ऐसा, जहाँ से मैं बता रहा हूँ कि हीट को इनपुट करा है दोस्तों, हीट को। क्यों यार, एरो भी अगड़म बगड़म बन गया, ये वाला अभी प्रॉपर एरो है। व्हाट आई एम डूइंग थ्रू द बर्नर, आई एम इनपुटिंग द हीट, आई एम गिविंग द हीट टू द सिस्टम। अब दो चीजें होगी दोस्तों, एक कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा,
जैसे ही मैंने यहाँ पर हीट दी, इट रिजल्ट्स इनटू दो चीजें होने वाली है, ध्यान दीजिए। एक पहली चीज होगी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और दूसरा एक बात और हो सकता है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होना ही इंक्रीज इन टेम्परेचर भी हुआ। टेम्परेचर का इंक्रीज होने से क्या होता है दोस्तों, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। कैसे समझेंगे हम, टेम्परेचर बढ़ा मतलब वो इंटरनल एनर्जी होती किस वजह से, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसके मोशन की वजह से। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी रैंडम स्टेट ऑफ मोशन भी बढ़ जाएगी। ये इसका यार 50 बार ये चीज जब हमने डिस्कस कर ली, टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल एनर्जी बढ़ी। दूसरा एक ऐसा भी तो हो सकता है कि गैस विल ट्राई टू एक्सपैंड, है ना। अब क्योंकि जब ये इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो टेम्परेचर बढ़ा था, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था। अब अगर गैस, हम बोलेंगे गैस ट्राई टू एक्सपैंड, एक्सपैंड होगा मतलब क्या होगा, गैस जो है इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाएगा और ये पिस्टन ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। देखिए, है ना, क्या हुआ, गैस ने पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाया, गैस ने पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाया, और ये पिस्टन जो है इतनी स्पेस ऊपर चल दिया, इतनी स्पेस ऊपर की तरफ, ये वाली जो शेडेड पोर्शन है रेड वाला, वो ऊपर की तरफ मूव हो गया। तो इतने अमाउंट में क्या हुआ है दोस्तों, वर्क हुआ है। फोर्स लगाया और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स किसने लगाया, गैस ने। एक बात समझिए, यहाँ पर हम बोलेंगे गैस ट्राई टू एक्सपैंड, और एक्सपेंशन में क्या होने वाला है, एक्सपेंशन में क्या होने वाला है, हम बोलेंगे सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया, या गैस डज ए वर्क, गैस ने वर्क किया है। मतलब गैस एक्सपांड हुआ और उसने ताकत लगाई पिस्टन को ऊपर ले जाने के लिए, उसने ताकत लगाई पिस्टन को ऊपर लेके जाने के लिए, तो गैस ने वर्क किया। तो वर्क करने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए, और इसीलिए जब गैस डज अ वर्क, दिस वर्क यूटिलाइजेस, अब वर्क चाहिए तो भाई कुछ एनर्जी तो यूटिलाइज होगी, यूटिलाइजेस इट्स इंटरनल एनर्जी, इट्स इंटरनल एनर्जी, है ना। अब क्योंकि वो एनर्जी यूटिलाइज हो गई, मतलब देखो एक साथ क्या हो रहा है, इंटरनल, जब हम हीट दे रहे थे तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ के इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा था, बट इसी के साथ जब गैस एक्सपांड होने लगी तो गैस के एक्सपेंशन में जो एनर्जी यूज हुई वो कहाँ से हुई, इंटरनल एनर्जी से। तो एक ही प्रोसेस में मैं बता रहा हूँ कि इंटरनल एनर्जी बढ़ी और इंटरनल एनर्जी घटी भी, है ना। देयरफॉर डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज को मैं डाउनवर्ड एरो दिखाता हूँ, इन इंटरनल एनर्जी का सिंबल यू। मतलब एक साथ दो चीजें हुई है दोस्तों, ये बात समझिए कि जब मैं हीट दे रहा था, जब मैंने ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसमें दिया, इसके दो रिजल्ट आए। एक कि इसका टेम्परेचर बढ़ने से इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ी, है ना, डायरेक्टली। बट दूसरी बार जब गैस ने एक्सपांड होके इस पिस्टन को यहाँ से यहाँ ढकेला तो उसने कुछ वर्क किया, और वो वर्क के लिए उसने गैस की ही अपनी खुद की एनर्जी यूज कर ली थी। दिस वर्क यूटिलाइजेस इट्स इंटरनल एनर्जी, इसलिए इंटरनल एनर्जी घटी, और जब इंटरनल एनर्जी कम होती है तो टेम्परेचर फिर कम होता है ना। तो हमने देखा कि भाई वर्क और हीट ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है दोस्तों, मैं इसको रिवर्स प्रोसेस में भी समझाता हूँ आपको थोड़ा सा, फिर इसके कंक्लूजन पे, इस डिस्कशन के कंक्लूजन पे आएंगे, है ना। तो क्या कंक्लूजन होगा ये हम देखेंगे। देखिए ये एक पिस्टन है फ्रेंड्स, और ये अपने ओरिजिनली इस पोजीशन पे है। अब मैं क्या कर, यार यहाँ पे ये जो है ये गैस फिलअप है, इसमें कुछ पर्टिकुलर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पे पीवीटी पे फिलअप है। इसका भी पहले कुछ प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर था, फिर ये एक्सपांड होने की वजह से वॉल्यूम बदल गया, प्रेशर भी बदल गया, पी डैश वी डैश टी डैश हो गया पहले केस में। दूसरे केस में अब मैंने इस पिस्टन को दबाया, जैसे मैं पिस्टन को दबाता हूँ दोस्तों, ये बात समझिएगा कि पिस्टन नीचे आ गया, तो अब सारी की सारी गैस इसमें फिलअप हो गई, है ना। इस वजह से क्या होगा, अब पिस्टन डज अ वर्क ऑन टू द गैस, है ना। इफ गैस
compresses is compressed, गैस compressed। तो या फिर इसको दूसरा प्रोसीजर हम ऐसे भी ले सकते हैं कि मान के चलो कि मैंने इसमें से हीट निकाली, मतलब इसके कांटेक्ट में कोई ठंडी चीज रख दी है ना, जैसे बर्फ लगा के रख दिया आजू बाजू में, तो इसमें से ये हीट खींचने लगेगा है ना। मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, इफ Q जो है वो रिवर्स ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे जब मैं Q सिस्टम में दे रहा था तो है ना, तो मैंने ऐसा एरो लिया, तो अब Q को मैंने वापस ले लिया, मतलब इसमें से मैंने हीट को बाहर ले लिया, Q को बाहर ले लिया, खींच लिया है ना। हम बोलेंगे ठंडा एटमॉस्फेयर में रखा, तो हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में बाहर की तरफ वो जाने लगी, सराउंडिंग में जाने लगी, तो इट रिजल्ट्स इनटू, इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, दो तरीके से रिजल्ट्स आएंगे। एक, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, U जो है डिक्रीज होगा, इसी का मतलब है कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा, गैस ठंडी होते जाएगी। बट अगर गैस ठंडी हो जाएगी तो ये जो है पिस्टन नीचे आने लगेगा और यहाँ पे होगा गैस ट्राई टू कंप्रेस, गैस जो है वो कंप्रेस होने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पे इंक्रीज हुई थी इंटरनल एनर्जी और गैस ने एक्सपांड होने की कोशिश करी थी, गैस को ठंडा करोगे तो गैस और कंप्रेस होने की, सिकुड़ने की कोशिश करेगी है ना, और इंटरनल एनर्जी भी कम होने लगी, टेम्परेचर भी कम होने लगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ही गैस हम बोलेंगे गैस ट्राई टू कंप्रेस, यहाँ पे दो चीजें होने वाली है। कंप्रेशन क्या करेगा, कंप्रेशन क्या करता है, तो हम बोलेंगे piston does work on gas, does work on gas, पिस्टन ने गैस पे वर्क किया। अभी पहले के केस में क्या हो रहा था, जब एक्सपेंड हो रहा था गैस डज ए वर्क, अब क्या हो रहा है, वर्क डन ऑन द गैस। इसको ऐसा लिखता हूं, वर्क डन ऑन गैस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। जब गैस एक्सपांड हो रही है तो गैस वर्क करती है, जब गैस एक्सपैंड हो रही है तो गैस वर्क करती है, वो पिस्टन को ढकेलती है। पर जब गैस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कंप्रेस हो रही है, तो गैस के ऊपर वर्क होता है। बात क्या समझी आपने, गैस के ऊपर वर्क हुआ और गैस ने वर्क किया। गैस एक्सपैंड हुई, गैस ने वर्क किया, गैस कंप्रेस हुई, गैस पे वर्क हुआ है ना। किसी ने, आपने किसी को चाटा लगाया या आपने किसी का चाटा खाया, इतना डिफरेंस है दोनों चीजों में है ना। तो यहां हम समझेंगे गैस ट्राई टू कंप्रेस, कंप्रेशन में क्या होगा, पिस्टन डज वर्क ऑन, वर्क डन ऑन गैस। अब जैसे ही गैस पे वर्क होने लगेगा, गैस पे वर्क होगा तो गैस की इंटरनल, क्योंकि गैस पे वर्क हो तो पिस्टन ने अपनी एनर्जी गैस को दे दी है ना। इस वजह से क्या बोलेंगे हम कि यहाँ पर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा और इस वजह से टेम्परेचर भी राइज होगा। तो एक साथ दो चीजें हो रही है, पहले कि जब हमने ठंडा करने की कोशिश की, इंटरनल एनर्जी कम हुई, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, और जब हमने ये कंप्रेस हुआ तो कुछ एनर्जी इसको वर्क की वजह से मिली और टेम्परेचर फिर राइज हुआ। इक्वल अमाउंट में होता है, ऐसा नहीं है कि जितना फॉल हुआ उतना ही राइज हो रहा है, ऐसा नहीं होता, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, पहले एनर्जी बढ़ी थी और फिर कम हुई थी, तो जरूरी नहीं कि जितने से बढ़ी उतने से ही कम हो जाएगी, वो अलग अलग अमाउंट में हो सकती है, ठीक है, कंप्रेशन की वजह से या पिस्टन की वजह से। तो यहाँ पे ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब यहाँ पे हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे आएंगे। मैं क्या कंक्लूड करना चाहता था, जैसे मैंने कहा था कि पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ इतने देर से, कि स्टेट वेरिएबल में प्रेशर आता है, वेरिएशन वॉल्यूम आता है, टेम्परेचर, मास, कॉन्फ़िगरेशन, इंटरनल एनर्जी आती है, पर हीट और वर्क नहीं आता। क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि हीट और वर्क कैसे एक तरीके से अलग ही तरीके से काम करते हैं है ना, ये एक जनरल तरीके से काम नहीं करते। तो देखो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हीट और वर्क जो है वो दो डिफरेंट मोड्स है। हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देयरफॉर हीट एंड वर्क are two different modes, of changing state of thermodynamical system, of changing state
थर्मोडायनामिकल सिस्टम। स्टेट चेंज करना मतलब लिक्विड से गैसियस मत समझिए हर बार। स्टेट चेंज करना मतलब कोई भी एक वैल्यू, प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर को चेंज करना। तो हीट और वर्क जो है वो दो अलग अलग मोड्स में उसका स्टेट चेंज करते हैं, मतलब किसी एक पैरामीटर को चेंज करते हैं, है ना। थर्मोडायनामिकल सिस्टम एंड हेंस चेंजेस इट्स इंटरनल एनर्जी। यहाँ इस स्टेटमेंट को मैं आपको अच्छे से समझाने जा रहा हूँ कि हीट और वर्क जो है वो दो अलग अलग तरीके हैं। क्या, किस चीज के तरीके हैं? वो तरीके हैं कि हम किसी भी सिस्टम की स्टेट चेंज कर सकते हैं यूजिंग हीट एंड द वर्क। मतलब ही हम उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं यूजिंग हीट एंड, मतलब हीट और वर्क जो है एक तरीके से मोड्स है उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का या उसके स्टेट को चेंज करने का। स्टेट का मीनिंग उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या पैरामीटर को चेंज करना है। एक प्रेशर से दूसरे प्रेशर पे लेके गए या एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम पे लेके गए, एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे लेके गए, मतलब कि स्टेट चेंज हुआ। डजंट मीन कि स्टेट चेंज होना मतलब सीधा लिक्विड से गैस और गैस से एकदम वो क्या है, सॉरी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसा स्टेट नहीं बोल रहा हूं मैं। स्टेट का यहाँ पे मीनिंग है कि उसके पैरामीटर्स का चेंज करना। तो हीट और वर्क क्या करता है, उसके पैरामीटर्स को चेंज करता है दोस्तों, मतलब ही उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरनल एनर्जी जो है इज अ स्टेट वेरिएबल, इज ए स्टेट वेरिएबल, है ना। स्टेट वेरिएबल है, जैसा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है वैसे इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल है। बट वर्क एंड हीट आर नॉट स्टेट वेरिएबल। ये दोनों ही स्टेट वेरिएबल्स नहीं है, ये मोड्स टू चेंज द स्टेट वेरिएबल है ना। ये एक तरीके है स्टेट वेरिएबल को चेंज करने के, ये खुद स्टेट वेरिएबल नहीं है। ये है हमारा पूरे इतने डिस्कशन का कंक्लूजन, है ना। इस डिस्कशन में हमने देखा कि जैसे हम हीट देते हैं तो यहाँ पे एक्सपांड होता है गैस, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क जो है, मतलब दो चीजें हो रही है, इंटरनल एनर्जी हीट की वजह से भी चेंज हुई और वर्क भी हुआ, है ना। किसने किया, तो गैस ने वर्क किया। गैस ने वर्क किया तो वो वर्क के लिए कुछ हीट यूज कर ली इंटरनली, ठीक है। जब गैस कॉम्प्रेस हो रही थी तो क्या हुआ, गैस पे वर्क हुआ। गैस पे वर्क होने से क्या हुआ दोस्तों, वैसे तो ठंडी हो रही थी गैस, इसके लिए उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही थी, टेम्परेचर फॉल हो रहा था। बट क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हम जब पिस्टन ने वर्क किया तो थोड़ी बहुत इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर इसमें बढ़ गया। जरूरी नहीं कि जितने से घटा उतने से ही बढ़ा हो, वो अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, है ना। तो ये एक हो गई बात। अब आता हूँ, थर्मोडायनामिकल स्टेट वेरिएबल हो गए और इक्वेशन ऑफ स्टेट भी आप जानते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ एक चीज, यही लिख देता हूँ यार। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। और आप बहुत खुश रहेंगे कि हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्टेट इज पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में एन आर टी रहेगा। म्यू और एन दोनों ही क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ये आपको ध्यान में होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है यार, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, उसी को इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, क्योंकि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को एक साथ रिलेट करता है ये इक्वेशन, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इक्वेशन ऑफ स्टेट, है ना। क्योंकि ये तीनों स्टेट वेरिएबल्स है हमारे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम जिनको सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को, और उनको एक दूसरे के साथ रिलेट करने के लिए ये हमें काम में आया, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बड़े मज़ेदार कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। जैसे हमने स्टेट वेरिएबल्स देखे ना, तो स्टेट वेरिएबल्स में ही स्टूडेंट्स और दो कैटेगरी है। एक है एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव, ये टॉपिक की तरह है, स्टेट वेरिएबल के टॉपिक में ही है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स, ठीक है। तो इंटेंसिव वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? अरे भाई बड़ी आसान चीज़ है ये। अगर किसी भी गैस के हम अमाउंट को कम या ज़्यादा कर दे, है ना, अगर अमाउंट को कम ज़्यादा करते वक्त जो जो वेरिएबल्स चेंज होंगे
वो आपके एक्सटेंसिव वेरिएबल्स हुए और जो चेंज नहीं होंगे वो इंटेंसिव हुए। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है ना। हम पहले इसको लिख लेते हैं। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स चेंज विद द साइज ऑफ द सिस्टम बट इंटेंसिव वेरिएबल्स डू नॉट। ये स्टेटमेंट में सब कुछ आ जाएगा। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स चेंज with size of the system but intensive variables do not change। do not, बस इतना लिख देता हूँ, do not, ठीक है ना। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल साइज के हिसाब से चेंज होते हैं बट इंटेंसिव चेंज नहीं होते। कैसे समझेंगे? मान के चलो कि ये एक कंटेनर है मेरा और इस कंटेनर में मैंने गैस को फिलअप कर दिया दोस्तों। तो इसके पास क्या क्या वेरिएबल्स है? प्रेशर है, एक पर्टिकुलर प्रेशर है, एक वॉल्यूम है, कुछ फिक्स वैल्यू ऑफ वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इसका मास है, देन डेंसिटी है क्या नहीं। तो अब मैं इसके साइज को बदल देता हूँ। कैसे बदल दिया मैंने? यहाँ पे बीच में पार्टीशन डाल दिया। ये पार्टीशन आप देख पा रहे हो। अब कुछ गैस जो है ये आधी इस तरफ आ गई और कुछ गैस जो है वो उस तरफ चली गई, कुछ गैस इधर, कुछ गैस इधर। तो कौन से वेरिएबल चेंज होंगे? देखो, एक्सटेंसिव मतलब जो चेंज होते हैं। जब मैंने हाफ किया तो दोस्तों आप ये जानते हो कि वॉल्यूम चेंज हो गया, इधर आधा वॉल्यूम, इधर उधर आधा वॉल्यूम। फिर हमने देखा कि मास चेंज हो गया, है ना, इजंट इट? मास चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ और प्रैक्टिकली इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, यू भी चेंज होगा। बट क्या चेंज नहीं हुआ उनको हम इंटेंसिव वेरिएबल कहने वाले हैं। तो देखिए, आधा करने पे कुछ प्रेशर थोड़ी ना चेंज होगा, प्रेशर तो दोस्तों वही रहेगा, है कि नहीं। टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर भी वही रहेगा गैस का। अरे भाई, डेंसिटी भी सेम रहेगी, डेंसिटी भी कहाँ चेंज हो रही है। तो देखिए, आधा करने पे एक पूरी गैस थी, उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी कुछ थी, उसको मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया। तो इधर जो है अब गैस आधी आधी हो गई। आधी आधी होने की वजह से इधर आधे मॉलिक्यूल्स आ गए, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल आ गए। इसका मतलब वॉल्यूम बदल गया, मास बदल गया इधर वाले में, और इंटरनल एनर्जी भी, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो हम जोड़ के इंटरनल एनर्जी बनाते हैं। तो इंटरनल एनर्जी भी इधर वाली की अलग, इधर वाली की अलग, हाफ हाफ हो गई। बट प्रेशर चेंज नहीं होगा, जितना प्रेशर है उतना ही रहा, क्योंकि बस हमने एक पार्टीशन डाला है। ना टेम्परेचर चेंज होगा गैस का, ना डेंसिटी मतलब मास, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम चेंज होगा, है ना। तो ये हो गए एक्सटेंसिव वेरिएबल्स और ये हो गए इंटेंसिव वेरिएबल्स। ठीक है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल्स का फंडा। थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया, नहीं समझ में आया तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा आपको ये पढ़ा दूंगा। बट ऐसा कुछ ना समझने लायक कुछ है ही नहीं इसमें। आज बड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ यार, तो ठीक है। अब हम एक्चुअल में चैप्टर में, ये हो गए आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट्स बच्चों। अब हम एक्चुअल में चैप्टर के अंदर जो है एंटर करने जा रहे हैं। रियली जो रहता है ना साइंस इस सब चीज का, उसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम हेडिंग देते हैं थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस। थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस, और 4 प्रोसेस पढ़ेंगे। एक पहला नाम होगा यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस। नाम से आपको थोड़ी बहुत चीजें पता है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हमने पहले भी इंट्रोड्यूस करा है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, है ना। दूसरा है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ हीट पॉसिबल है, इतना ही बस लिखना है ना। एक्सचेंज ऑफ हीट इज पॉसिबल, ऐसे प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे।
तीसरी प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस को ऐसे ही लिख दो यार। और ये होता है कि जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। मैं इनको हर एक को बहुत डेप्थ में लेकर जाने वाला हूँ, अभी के लिए बस इंट्रोडक्टरी दे रहा हूँ, अभी इंस्टेंटली डेप्थ में लेकर जा रहा हूँ। और एक होगा आइसोकोरिक, या इसी को आइसो वॉल्यूम कहते हैं, आइसो वॉल्यूमिक। इसी का नाम क्या है? आइसो वॉल्यूमिक। मतलब है कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसी वाली प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एडियाबेटिक जिसमें हीट का एक्सचेंज कर सकते हैं, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। एकदम वन लाइनर करके छोड़ दीजिए, क्योंकि अब इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में हमको देखना है ना। बस वन लाइन में इसको हटा दीजिए। मैं बस आपको बता रहा हूँ एक एक प्रोसेस के बारे में। बट एक एक प्रोसेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, और वो है प्रेशर वॉल्यूम कर्व कैसे होगा। ठीक है ना, प्रेशर वॉल्यूम कर्व को हम कैसे डील करेंगे। ये इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं, इसको पीवी डायग्राम कहते हैं। इसी का नाम क्या है? इंडिकेटर डायग्राम, पीवी डायग्राम, पीवी कर्व वगैरह वगैरह। यार एकदम सिंपली समझिए कि ये एक कंटेनर है, इसमें वही यार हमारा पुराना सा तरीका, एक हमने पिस्टन लगा दिया, इसमें गैस फिलअप कर दी, ये मॉलिक्यूल्स है गैस के। अब आपने इसको प्रेस किया, समझ के चलो कि यहाँ पे जब ये था तो ये प्रेशर इतना था P1 और वॉल्यूम इतना था। मैं वॉल्यूम को जो है हर बार एक्स एक्सिस पे डिनोट करूंगा, और प्रेशर को जो है वो हर बार वाई एक्सिस पे। तो मान के चलो कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, नहीं कम है, और वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आई प्रेस द पिस्टन, और इस पिस्टन को मैं नीचे नीचे खींच दबाते हुए यहाँ लेकर आ गया, ये यहाँ पर। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है एक नई न्यू वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम मिलेगा। देयर विल बी न्यू वैल्यू ऑफ P2 एंड V2। तो मुझे जब इसका कर्व ड्रॉ करना होगा, ये अगर मेरा P1 V1 टाइम ये है, मैंने इसको कॉम्प्रेस किया तो इसका प्रेशर बढ़ते चला जाएगा, और जो वॉल्यूम है वो घटते कर। देखो प्रेशर बढ़ना मतलब ये ऊपर की तरफ चला गया, कॉम्प्रेस किया है मैंने, कॉम्प्रेशन ऐसे। और जो वॉल्यूम है वो बढ़ते चला, सॉरी वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। देखो ये अगर ओरिजिन है तो वॉल्यूम देखो V1 से V2 इस तरफ लेकर आ गए ना हम इसको, ये यहाँ पर आपका V1 है, और वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, देखो V2 हो गया। वही प्रेशर जो है वो काफ़ी कम था, और जब कंप्रेस किया तो प्रेशर बढ़ गया। इसी के अपोजिट अगर मैं इस पिस्टन को ऐसे ले जाता है ना, एक्सपेंड करता तो ये ग्राफ कैसे आता दोस्तों। देखिए मान के चलो कि ये आपका कंप्रेशन इधर से दिखा रहा हूँ मैं, इस तरफ है ना। अब अगर मैं इधर करता हूँ तो ये वाली वैल्यू को हम P1 V1 ले लेते हैं कि इनिशियली जो है इस पोजीशन पे था पिस्टन P1 और V1, और थोड़ी देर बाद वो P2 V2 पे चला गया। उल्टा प्रोसेस करने वाले, मतलब उसको खींच लिया ऊपर की तरफ। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू पहले काफ़ी ज़्यादा थी P1, और वॉल्यूम भी V1। अब जैसे ही मैंने इसको एक्सपेंड किया तो प्रेशर कम होते चला गया, और वॉल्यूम जो है वो बढ़ते चला गया। तो देखो वॉल्यूम पहले कम था, फिर वो बढ़ के V2 हो गया, और प्रेशर पहले ज़्यादा था, फिर वो कम होके P2 हो गया, है ना। तो ये नीचे आने वाला कर्व क्या है? एक्सपेंशन कर्व। और ऊपर जाने वाला कर्व कौन सा है दोस्तों? कॉम्प्रेशन कर्व। ठीक है, ये हो गया आपका पीवी इंडिकेटर डायग्राम। एक तरीके से हम ऐसे इसको ड्रॉ करते हैं। तो अब हम आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेसेस पे।
क्या क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। हमने पहली चीज देखी थी कि अगर किसी भी प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज ना हो तो हम उस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे ए चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। क्या पढ़ रहे हैं हम? विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। बस इतना ही इसको हम लिख के देते हैं। अब यहाँ पे क्या होना, क्या क्या जरूरी है, कौन सी प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकती है दोस्तों। मान के चलो कि ये मैंने कंटेनर लिया और इसमें हमने गैस फिलअप कर दी, वही हमारा पुराना तरीका। अब हम क्या करते हैं कि ये कंटेनर को यार पिस्टन लगाना तो रह ही गया, ये हमारा पिस्टन वही पुराना वाला, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि ओरिजिनली ये जो पिस्टन है वो यहाँ पर था, पहले जो था इनिशियली ये जो पिस्टन है वो यहाँ पर था, और फिर इसको ऊपर उठा के मतलब एक्सपैंड करके हम वहाँ लेके चले गए। तो इनिशियली इसका वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम ये था, और बाद में जो है प्रेशर वॉल्यूम ये हुआ। बट जब ये प्रोसेस हम कर रहे थे तो बड़े स्लोली हम इस गैस को एक्सपांड कर रहे थे। एक्सपांशन में क्या हो रहा है, गैस अपनी, देखो हम कोई बाहर से एनर्जी दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ गैस को एक्सपांड कर रहे हैं। अब जब हम गैस को एक्सपांड कर रहे हैं, एक्सपेंशन चल रहा है, तो गैस जो है वो वर्क कर रही है पिस्टन पे, है ना। हम यहाँ पे बोलेंगे गैस डज वर्क, गैस ने वर्क किया। अब गैस को अगर वर्क करना है तो उसे उसके लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी उसने कहाँ से ली? उसके इंटरनल एनर्जी से ली। तो इंटरनल एनर्जी उसकी यूटिलाइज हुई, मतलब ही कम हुई, मतलब ही उसका टेम्परेचर जो है वो फॉल हो रहा था। बट क्या हुआ, ये जो हमारा कंटेनर है ना, इसकी जो वॉल्स है वो डायथर्मिक वॉल्स है। हमने कौन सी वॉल्स ले ली? डायथर्मिक। मतलब ही ये जो वॉल्स है एक्सचेंज ऑफ हीट कर सकती है। तो जैसे ही हीट कुछ कम होती है, एकदम स्लोली हम इस पिस्टन को ऊपर उठाते हैं, कुछ हीट कम होती, और ये क्या करता? सराउंडिंग से हीट खींच लेता है ना। फिर से अपना टेम्परेचर नॉर्मलाइज कर दिया, फिर आपने थोड़ा सा और इसको ऊपर उठाया, फिर से इसकी हीट कम हुई, पर फिर इसने सराउंडिंग से टेम्परेचर का एक्सचेंज कर लिया, ये यहाँ से टेम्परेचर का एक्सचेंज कर लिया, फिर उसने टेम्परेचर जो है या हीट का एक्सचेंज कर लिया, और टेम्परेचर फिर एक बार मेंटेन कर दिया। फिर एक बार ऐसे करते करते वो बार बार उसकी हीट जो है वो यूज हो रही थी, इंटरनल एनर्जी यूज हो रही थी, बट इट वॉज कंटिन्यूसली एक्सचेंजिंग द heat from the surrounding, and because of that it maintained its temperature। तो हम यहाँ पे ये बिल्कुल जरूरी तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसेंशियल कंडीशन क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, कि जो वॉल्स है कंटेनर के, है ना, वहाँ वो जो है फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट करने ही चाहिए, है ना। हम बोलेंगे कंटेनर वॉल्स must be good conductor of heat and they must freely exchange heat। वो जो है हीट जो है फ्रीली एक्सचेंज करने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि तभी जो है आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल है दोस्तों। ये एक बात। बट आइसोथर्मल प्रोसेसेस में क्या कांस्टेंट रखा हमने? प्रेशर वॉल्यूम एक जगह से, एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में चेंज हो गया, बट उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रहा। तो टेम्परेचर को मैं T ही लिखता हूँ, है ना। अब क्योंकि डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर इज 0, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर तो है ही नहीं। तो आप एक बात याद करिए, स्पेसिफिक हीट का C इज इक्वल टू क्या होता था दोस्तों? डेल्टा Q, चेंज इन हीट, अपॉन m इंटू डेल्टा टी। अब क्योंकि डेल्टा टी 0 है तो C क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो हमने यहाँ पे एक नोट लिखा, आइसोथर्मल प्रोसेस
हैज़ इनफाइनाइट specific heat of gas, infinite specific heat। आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। क्यों? क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे बच्चों जीरो है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। इसके आप क्या एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे आइस का मेल्ट होना। अगर आइस मेल्ट हो रही है तो क्या हो रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, बस हीट जो भी आती है सराउंडिंग से वो यूज हो जाती है पार्टिकल्स को डिसोसिएट करने में, या उसके है ना सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में। या बॉइलिंग प्रोसेस ले लीजिए, गैसियस लिक्विड मॉलिक्यूल्स को गैस में कन्वर्ट करने के लिए पूरी एनर्जी यूज हो जाती है और कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, वो 100 पे ही रहता है, तो टेम्परेचर सेम रहा। ये हो गया प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। और हम जो हर बार पढ़ाई करेंगे वो ये वाला एग्जांपल रहेगा कि एक पिस्टन लगाया हुआ है जिसको बहुत स्लोली हमने एक्सपांड या कॉम्प्रेस किया, और जो भी हीट की जो कम जगह था वो एक्सचेंज होके उसका टेम्परेचर मेंटेन हो गया। तो हम यहाँ पे, हमको याद है ना एक आपको ये PV इज इक्वल टू NRT फॉर्मूला, तो PV इज इक्वल टू NRT होता है, बट क्योंकि N और R कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपका जो है आइसोथर्मल प्रोसेस का फंडा बनेगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में बच्चों ये फॉर्मूला P1V1 इज इक्वल टू P2V2 बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना, है ना। P1V1 इज इक्वल टू P2V2। क्या क्या ध्यान में रखना है कि चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो इन्फिनिटी है, और PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब ही P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। P1 इंटू V1 उसी प्रोसेस में, उसी पर्टिकुलर प्रोसेस में P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं इसलिए ये सब फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में आपको सब बहुत कुछ ये पहले ही हो चुका है और आपको ये बार बार रिपीट करने की, है ना, रिपीट ही हो रहा है एक तरीके से, इसके लिए मैं थोड़ा सा स्पीड में इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलो ठीक है, आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। कल हम इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर इसमें वर्क डन्स वगैरह भी रहेंगे, वो भी हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो।